मैं ज्योतिष आचार्य प्रमिल चतुर्वेदी। जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार उठता रहा है। पिछड़े नेता, समाज के जितने नेता हैं वो लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे, चाहे अनुप्रिया पटेल हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, ये सब उठाते रहे। तो क्या जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत ही अहम है इस समय, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं इस सवाल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, चूँकि लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। तो वर्तमान समय में जो कैटेगरी चल रही है, जैसे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की लड़ाई, जैसा आप भी देख रहे हैं व्यवहारिक स्तर पर, जहां बसपा और कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी की जो समीकरण है वह एग्जैक्टली जातिगत समीकरण को अप्लाई कर रही है और बीजेपी भी उसी पैटर्न पे चलती हुई नज़र आ रही है, या ऐसा आप भी कह सकते हैं। परंतु एक राजनीतिक मूल्य की, एक गरिमामयी मूल्य की बात होती है, तो उसमें प्रदेश स्तर के सापेक्ष जनता के कल्याण को समर्पण भाव से अप्लाई करते हुए कोई पार्टी विशेष, विकास की संकल्पना को शानदार तरीके से अख्तियार करने वाली कोई पार्टी विशेष, बेरोजगारी को कैसे हम दूर करें, किसी क्षेत्र विशेष में हम आईटी सेक्टर को अप्लाई करने के लिए, वहाँ बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ एक ऐसा रचनात्मक कार्य को आरोपित करें जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। तो क्या सर, अभी जो वर्तमान सरकार है इसने, आपने बेरोजगारी की बात की, रोजगार की बात की, इस पे कितना सफल रही और कितना असफल? देखिए, बीजेपी के मैं किसी पार्टी विशेष से ताल्लुकात नहीं रखता हूं, लेकिन एक कम समय में 4.5 साल 5 साल के अंतराल में जो उत्तर प्रदेश के विकास की जो मूलभूत स्ट्रेटजी है उसको शानदार तरीके से बीजेपी ने अपने कार्यकाल में पूर्ण किया है। जो भी विकास की संकल्पना की बात करें, केवल सड़कों का निर्माण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आधारभूत ढांचे के विकास की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक स्मार्ट सिटी की संकल्पना की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एज ए होल आपके संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी छोटे से कार्यकाल के अंतराल में, इन 5 वर्षों के अंतराल में जो उनकी सहभागिता रही है, जो उनके कार्य करने का तरीका रहा है, उसमें किंतु परंतु बट लेकिन वाली बात नहीं है। बीजेपी ने अब कोई पार्टी विशेष जिसकी सरकार बनेगी तो मानवीय मूल्य में एक सबसे आसान काम है, हम दूसरों की कमी को ढूंढ लेते हैं। आपकी सरकार, आप भी सरकार बनाएंगे तो कुछ ना कुछ कमी खामियां रह जाएंगी। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी ने सभी का प्राइवेटाइजेशन करके, बेच करके और काम कर रही है और विकास का दिखावा कर रही है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि भारत के जो सरकारी उपक्रम थे उनको बेच करके प्राइवेट कर दिए। देखिए, अब प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे तो उसके पहले उदारीकरण की बात करेंगे। अर्थात हम कोई भी कार्य उसको एक पॉलिसी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका आउटपुट कैसा प्राप्त हो रहा है, उसका फाइनल निष्कर्ष कैसा हमें मिल रहा है, इस पे फोकस करना चाहिए। विपक्षी पार्टी का काम, हर पार्टी विशेष काम होता है कि जो वर्तमान मौजूदा काल में जो पॉलिसी व्यवहारिक स्तर पे जो सत्ता वाली पार्टी कोई कार्य करती है तो उसमें हम कमी निकालें, एक मानवीय प्रवृत्ति है। परंतु मैं संतुष्ट हूँ भारतीय जनता पार्टी के इन 5 वर्षों में जो उनकी कार्य प्रणाली रही, योगी की सरकार में माननीय योगी जी एक सार्थकता से युक्त उनकी कार्य प्रणाली रही है। विपक्षी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन योगी जी चुनाव आते ही 80 और 20 की बात करने लगे। तो विपक्षी पार्टियां कर, इन्होंने 5 साल में कोई विकास नहीं किया, इसलिए अब 80 और 20 की बातें कर रहे हैं। पहले तो आप 80 और 20 को मुझे समझाएं। 80 और 20 का जो परसेंटेज का जो मामला है वह कई बातों की ओर इशारा करता है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में जब मैं पढ़ाई करता था तो उस समय मुसलमानों की जनसंख्या का 11% हुआ करता था, आज 18% है। तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक भाईचारा के साथ एक हमारे भारतीय संस्कृति में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है, सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। तो इसमें 80 और 20 को मैं अपने नज़रिए से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जहाँ तक माननीय योगी जी की बात है तो माननीय योगी जी की जो कार्यप्रणाली है, मैं व्यक्तिशः हमारी अगर राय लेंगे तो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैं ब्राह्मण व्यक्ति हूँ और लोगों का ये भी कहना है कि ब्राह्मण विरोधी हरकत उन्होंने की है, जबकि ऐसा नहीं है। बीजेपी के इस कार्यकाल में सबसे बड़ी बात राजनीति का अपराधीकरण, उससे हमारा प्रदेश मुक्त हुआ है। जो विकास की संकल्पना है, विकास की संकल्पना में यह सरकार खरी उतरी है। तीसरी, जो एक गरीब तबकों की जो अति आवश्यकताओं से संबंधित जो परिक्षेत्र है उसमें भी सरकार ने कार्य किया है।
अब कोई सरकार आपके घर में एंट्री करके चौका बर्तन नहीं करेगी। लेकिन एक आरोप ये भी लग रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई की है। जिस तरह से अभी एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बीजेपी के अंदर थे तब तक मंत्री थे, कोई परेशानी नहीं थी। जैसे उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दिया, उनके ऊपर गैर जमानती वारंट आ गया, तो बीजेपी से निकलता है कोई तो उसके ऊपर कार्रवाई बीजेपी करती है और बदले की भावना से उसकी ये सोच दर्शाती है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े इंसान हैं, हम छोटे लोग हैं। इस 5 साल के अंतराल में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य एक मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। चुनाव के समय ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, और दलगत राजनीति से उत्प्रेरित होते हुए हम सत्ता में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं और चुनाव का समय आ रहा है, तो किसी स्वार्थ की भावना से उत्प्रेरित होते हुए हम उस दल बदल की उस मूलभूत संकल्पना को व्यवहारिक स्तर पर अप्लाई करें और आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले को हम बढ़ाएं। यही राजनीतिक मूल्य में कमी है। एक वैल्यू होनी चाहिए। हमारे पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में हो, विपक्षी पार्टी के रूप में हो, एक वैल्यू होनी चाहिए। उस राजनीतिक मूल्य का शानदार तरीके से एक शानदार अभिप्रेरण वाली अवस्था काल में हम व्यवहारिक स्तर पर उसको अप्लाई करें, इसका फायदा जनता के विकास में, प्रदेश के विकास से मिलता है। अभी तक जितने भी पार्टी से नेता निकले हैं बीजेपी से, सभी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित, पिछड़े, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ न्याय नहीं किया। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब से मैं होश संभाला हूँ, बेरोजगारी, बेकारी की समस्या भारतवर्ष में रही है। ऐसा नहीं है कि पिछले 5 वर्षों में बीजेपी ने बेरोजगारी को बढ़ाया है। कांग्रेस की सत्ता थी तो भी बेरोजगारी थी, इसके पहले सपा की सरकार थी तो भी बेरोजगारी थी, उसके पहले बसपा की सरकार थी तो भी बेरोजगारी थी। तो हमारे भारतवर्ष का जो आधारभूत ढांचा है, उस ढांचे को हम अचानक 5 वर्षों में बदल के अमेरिका के स्ट्रेटजी पर चले आए, यह असंभव है। अच्छा, अभी अब 80-20 के नारे के बाद अखिलेश यादव ने 85-15 का नारा दे दिया। उन्होंने कहा 85, अब अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई बता दिया। इस पे क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, पहले तो यह अगड़ों और पिछड़ों की संकल्पना को हम समझें। अगड़ों की जाति में, जातिगत समीकरण में वो अगड़ों की श्रेणी में आ रहे हैं कि आर्थिक संपन्नता के अभाव में वो पिछड़ों की श्रेणी में आ रहे हैं। ये विचारधारा की बात है। आप जातिगत तरीके से आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो आप अगड़ों की श्रेणी में नहीं आए हैं। एक अगर हरिजन व्यक्ति विशेष है और IAS अधिकारी है तो पिछड़ों की श्रेणी में नहीं है। आपकी संकल्पना क्लियर होनी चाहिए। आप राजनेता हैं, आप जातिगत समीकरण के तहत अगर राजनीतिक मूल्य, गरिमामयी मूल्य को व्यवहारिक स्तर पर खंडन करते हुए अगर अपनी पार्टी को आप सत्ता पे काबिज कराना चाहते हैं तो ये गलत है, यह त्रुटिपूर्ण हरकत है। अगड़ों और पिछड़ों का संकल्पना, इनका कॉन्सेप्ट बदलना होगा, अर्थात सबको वह सुविधा मिले, अति आवश्यकताओं वाली सुविधा की मुहैया कराई जाए ताकि जो भी जातिगत समीकरण है, इसमें यह हमारे भारतीय संविधान में जो एक मौलिक विधान है, मौलिक संविधान, एक मौलिक कानून के रूप में जाना गया है, उसमें हर श्रेणी के व्यक्ति विशेष को सुविधा मिले। अगड़ों और पिछड़ों की जो जातिगत समीकरण के आधार पर जो बंटवारा हो रहा है, इसका समापन होना चाहिए। जब तक राजनीतिक गरिमामयी मूल्य को हम व्यवहारिक स्तर पर शानदार तरीके से स्थापित नहीं करेंगे, तब तक प्रदेश में समस्या रहेगी। जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार उठता रहा है। पिछड़े नेता, समाज के जितने नेता हैं, वो लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे, चाहे अनुप्रिया पटेल हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, ये सब उठाते रहे। तो क्या जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत ही अहम है इस समय, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं इस सवाल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। माननीय योगी जी की सरकार में हमारे मुसलमान भाई हैं, वो भी वोट कर रहे हैं, चाहे 4% हो, 6% हो, मैं भली भांति नहीं जानता हूँ। लेकिन हिंदू की बात हो, मुसलमान भाइयों की बात हो, और हरिजन भाइयों की बात हो, वैश्य शूद्र की बात हो, ब्राह्मण क्षत्रिय की बात हो, जनता क्या देखती है कि कोई सरकार विशेष अपने सत्ता पे रहते हुए उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, मूलभूत विकास की संकल्पना का भाव कैसा है, कानून व्यवस्था की उस
उस भाव चक्र में वो सरकार क्या कर रही है। सर अंतिम सवाल जल्दी से करना चाहूँगा। आपने माइनॉरिटी की बात की, मुस्लिमों की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने एक जो अपना तैयार किया, खाका तैयार किया, कहा है कि सभी विधानसभा से 5,000 मुस्लिम वोटरों को जोड़ा जाए। मैं सवाल पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर सबका साथ सबका विकास किया है तो 5,000 ही क्यों जोड़ने की बात करती है? वो सबको साथ लेकर आने की बात क्यों नहीं करती? अब इस डेटा को मैं नहीं जानता हूं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत राय है, इस सरकार में मुसलमान भाइयों का भी सपोर्ट रहेगा। या देखिए, हमारी फ्रेमिंग, आपकी फ्रेमिंग, हर व्यक्ति विशेष की सोच अलग अलग है। इसमें हिंदू और मुसलमानों में बंटवारे की बात नहीं है। और जहां तक मेरा आत्मविश्वास है, मेरा अवलोकन है, आत्मावलोकन है कि वर्तमान मौजूदा काल में एट एनी कॉस्ट बीजेपी आएगी। आचार्य प्रमिल चतुर्वेदी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य लाइव टीवी से बात करने के लिए।